तो बच्चों प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ने के बाद आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे आने वाले प्रश्नों को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने ऑलरेडी लिख लिया, जिसमें क्या कहा गया है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 ये 4 बिंदुएं हैं या 4 शीर्ष हैं। हमको ये सिद्ध करना है, दर्शाना है या दिखाना है कि यह जो चारों बिंदु हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब वर्ग क्या होता है उसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है, प्रत्येक विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश के होते हैं। मतलब अगर ये मान लीजिए ये शीर्ष A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो इस ABCD को हम वर्ग तभी कह सकते हैं जब AB भुजा BC, भुजा CD, भुजा DA ये चारों की लंबाइयाँ आपस में क्या हो बच्चों, बराबर हो, समान हो। ठीक है ना। तथा ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, इनके जो विकर्ण हैं यानी कि AC विकर्ण, विकर्ण AC, विकर्ण AC बराबर होना चाहिए विकर्ण BD, बराबर होना चाहिए विकर्ण BD। तो अगर कोई भी चतुर्भुज इन दो कंडीशनों को फॉलो करता है तो हम उस चतुर्भुज को क्या कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों। बोलो बात बराबर। तो हमको क्या करना है, ये जो चारों बिंदु हैं इन्हें हम मान लेंगे कि ये बिंदु A है, पहला बिंदु, और ये दूसरा बिंदु है B, ये तीसरा बिंदु है C, और ये चौथा बिंदु है D। आप PQRS कुछ भी मान सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, AB, BC, CD और DA इन चारों की लंबाई आपस में निकाल देनी है। बराबर हो गए तो विकर्ण भी निकाल लेनी है और हमको बता देना है कि यह क्या है बच्चों, वर्ग है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे निकालता है हम लोग, कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बच्चों A जिसकी लंबाई है कितना, जिसका शीर्ष है 1,7 और B जिसका शीर्ष है निर्देशांक है 4,2 के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी A और B के बीच की दूरी, दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी को हम क्या लिखते हैं, AB लिखते हैं, सबको मालूम है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप सभी को मालूम है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर। या ऐसे कह सकते हैं, पहले में से पहले को, करड़ी के अंदर पहले में से पहले को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर, फिर दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर। यानी कि अगर x1 y1 x2 y2 माने हुए हैं तो ये पहला बिंदु को आप मानेंगे x1 y1 और दूसरे को x2 y2। ठीक है ना। अब देखिए मानों को रखते चलिए, मानों को रखते चलेंगे। x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू 4 इसका होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 7 माइनस y2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, 1 - 4 कितना आता है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 कितना होगा, 5 और इसका होल स्क्वायर। अभी आ जाएगा माइनस का वर्ग प्लस होता है, 3 का वर्ग 9 होगा और 5 का वर्ग 25। ठीक है ना। तो आ जाएगा 25 और 9 34 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों। तो इस तरह से दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी आ गया है कितना, करड़ी में 34। AB की लंबाई करड़ी में 34। अब इसी तरह से BC भी निकाल लीजिए। अब B जिसका निर्देशांक है कितना, वहाँ देखिए क्वेश्चन में 4,2 और C जिसका निर्देशांक है -1, ठीक है ना, के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी बच्चों क्या होगी, BC। और वही अब डायरेक्ट मैं रखता हूँ, सूत्र तो यहाँ एक बार लिख लिया। क्या करेंगे, पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी भुज में से भुज को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर, प्लस कोट में से कोट को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पहला यानी कि 4
4 में से -1 घटाइए, तो 4 माइनस, अब यहाँ घटाएंगे -1, तो यहाँ माइनस है वो माइनस फिर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यहाँ पर कौन है 2, इसमें से घटाएंगे -1 को, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी ये आ जाएगा 4 + 1 कितना होगा बच्चों 5, 5 का स्क्वायर, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर। तो अभी ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, यानी कि BC की लंबाई भी आ गई बच्चों कितना, करड़ी में 34, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप BC हो गया, फिर CD निकालिए, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अभी देखिए क्या हो सकता है। अब C जिसका निर्देशांक है -1, -1 और D जिसका निर्देशांक है -4, 4 के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो C और D के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे बच्चों, CD लिखेंगे करड़ी में। फिर वही काम, पहले में से पहले को घटाइए, यानी यहाँ -1 है पहला, उसमें से पहला का मतलब भुज, और इसमें से घटाएंगे -4 को, तो ये माइनस है वो -4 है, तो माइनस माइनस घटाने पे +4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ -1, दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, y निर्देशांक -1, उसमें से घटाएंगे किसको 4 को, तो अभी ये हो जाएगा कितना -1 + 4, यानी 4 - 1 कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ -1 - 4 -5 का होल स्क्वायर, और इस तरह से ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं 25 और 9 पुनः आ गया ये 34, यानी कि CD की लंबाई हो गई बच्चों कितनी, करड़ी में 34। समझ में आ गया है। तो अभी तक हमने AB, BC और CD निकाला, जो कि आपस में क्या है, सभी बराबर हैं। इसी तरह से अब A और D निकालिए। अब AD या DA कुछ भी कह लो, D का निर्देशांक -4, 4 और A जिसका निर्देशांक है बच्चों 1, 7, तो ये हो जाएगा 1, 7 के बीच की दूरी, तो D और A के बीच की दूरी को DA लिख लो चाहे AD लिख लो, ये आ जाएगा कितना, फिर वही काम, पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी पहला यहाँ -4 है, इसमें घटाएंगे किसको 1 को, तो ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी कि 4 में से घटाना है किसको 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको कितना मिलेगा -4 - 1 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर, और 4 - 7 कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों -5 का स्क्वायर प्लस 25 और -3 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर आ जाएगा 25 और 9 34। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम सभी यहाँ देख पा रहे हैं कि इन चारों बिंदुओं से मिलने वाली जो भुजाओं की लंबाई है AB, BC, CD और DA, ये सभी आपस में क्या है बच्चों, बराबर लंबाई की आ गए, ठीक है ना। तो एक शर्त तो फॉलो हो गया कि वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और बराबर हो भी गया। विकर्ण भी बराबर कर लेंगे, ठीक है। अगर विकर्ण भी आ गया बराबर तो हम कहेंगे वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तब वर्ग नहीं होगा, तब वो समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो वर्ग होने के लिए भुजाएं चारों आपस में बराबर हो और उनके विकर्ण भी आपस में क्या हो, बराबर हो। समझ में आया। अच्छा, तो अब यहीं से हम लिखते हैं, अब विकर्ण निकालिए। क्या निकालिए, विकर्ण के लिए जैसा मैंने अभी सभी शुरू से अभी हम लोगों ने पहले ही बना लिया है, विकर्ण AC और क्या, विकर्ण BD। तो विकर्ण A और C इन दोनों बिंदुओं से मिलाने से विकर्ण बनेगा। तो विकर्ण के लिए A जिसका निर्देशांक है 1, 7 और C जिसका निर्देशांक है -1, -1 के बीच की दूरी। समझ पा रहे हैं।
आकृति हमने पहले बनाया था बच्चों, उसको मिटा दिया, कुछ ऐसे बना था, ये कुछ इस तरह से। हमने कहा था कि ये हमारे पास ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई, सी डी की लंबाई और डी ए की लंबाई, चारों तो आपस में बराबर हो गए। कितना आया? करड़ी में 34। प्रत्येक कितना है बच्चों? करड़ी में 34। अब हम ज्ञात करने चाह रहे हैं कि ए सी की लंबाई यानी बिकर्ण ए सी की लंबाई और बिकर्ण बी डी की लंबाई क्या होगी। अगर ये बिकर्ण ए सी और बी डी बराबर हो गए तो ये जो शीर्ष होंगे एक वर्ग के शीर्ष होंगे। अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तब ये समचतुर्भुज होंगे। क्या? देखो, तो हम AC की लंबाई ज्ञात करने जा रहे हैं जिसके शीर्ष 1,7 और -1,1 हैं। तो डायरेक्ट मैं लिखूं क्या? कट तो नहीं रहा नीचे। AC बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी पहला 1, इसमें से घटाएंगे -1 को, तो माइनस माइनस प्लस 1। चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी 7 में से घटाएंगे बच्चों -1 को, तो माइनस माइनस नीचे दिख रहा है 1 + 1 कितना होगा बच्चों? 2 का होल स्क्वायर और 7 + 1 हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो अब नहीं दिखेगा तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं ये, ठीक है ना। तो AC बराबर यहाँ हमको मिल रहा है कितना? करड़ी के अंदर देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। कितना आ गया? 64। 64 और 4 हो जाएगा 68। यानी बिकर्ण AC की लंबाई आ गई कितनी बच्चों? करड़ी में 68, 68। समझ में आ गया? अब इसी तरह से बिकर्ण BD की लंबाई, अब बिकर्ण B जिसका निर्देशांक यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 4,2 और D जिसका निर्देशांक हम लोगों ने कितना लिखा है? -4,4 के बीच की दूरी निकालना है हमको, ठीक है ना। तो B और D के बीच की दूरी को हम पुनः लिखेंगे क्या? BD। करड़ी में वही काम करते आएंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, पहले में से पहले, यानी भुज में से भुज को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर प्लस कोटि में से कोटि को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 4 यानी भुज 4 में से घटाएंगे -4 को, तो माइनस और माइनस क्या होगा बच्चों? +4 का होल स्क्वायर प्लस कोटि में से कोटि को घटाएंगे, यानी 2 में से घटाएंगे किसको? 4 को, इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 + 4 कितना? 8 का होल स्क्वायर और 2 - 4 कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर। तो अभी ये आ चुका है 8 का स्क्वायर 64 और -2 का स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह से 64 + 4 कितना होगा बच्चों? 68 हो गया, जो कि किसकी लेंथ या किसकी लंबाई है? BD। तो देख लो ये बिकर्ण AC की लंबाई करड़ी में 68, ठीक है ना, और ये बिकर्ण BD की लंबाई भी करड़ी में 68। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ABCD 4 शीर्ष हैं, इन चारों शीर्षों को मिलाने से जो बंद आकृति बनी है, चतुर्भुज बना है, इनमें चारों भुजा AB, BC, CD और DA की लंबाइयां आपस में बराबर हैं। कितना है? करड़ी में 34, करड़ी में 34, करड़ी में 34 और करड़ी में 34, चारों भुजाएं बराबर। और इनके बिकर्ण AC और BD भी बराबर हो गए, करड़ी में 68, करड़ी में 68। अर्थात यह जो बंद आकृति बनेगी बच्चों, यह एक क्या होगा? वर्ग होगा। बोलो क्या होगा? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर और बिकर्ण भी आपस में क्या है? बराबर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष, एक त्रिभुज के शीर्ष यानी 3 बिंदुओं के निर्देशांक -5,6, 3,0 और 9,8 हैं। हमें ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि यह जो है एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। अगर मान लिया जाए कोई भी एक ऐसा त्रिभुज आपको दिखे, ठीक है ना, कोई भी एक ऐसा त्रिभुज हो, कुछ भी नाम हो इसका, कुछ भी मान लिया जाए, हमने PQR मान लिया, तो सम द्विबाहु, जैसे सम द्विबाहु का मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि माने 2, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो
और वह समकोण हो, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 अंश हो और उसमें एक जो सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो अगर हमारे पास पी क्यू आर समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें दो भुजा की लंबाई बराबर होगी। पी क्यू की लंबाई जो है बच्चों वह क्यू आर के क्या है, बराबर होनी चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये है कि जो पी क्यू भुजा यानी दोनों बराबर भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण की भुजा यानी एक भुजा यानी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। तो अगर ऐसा कहीं कोई भी त्रिभुज दिखे जिनमें दो भुजाएं बराबर हों और दोनों बराबर भुजाओं के वर्गों का योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समद्विबाहु समकोण कहलाएगा। क्योंकि ये पाइथागोरस का प्रमेय है कि नहीं है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण पी आर का स्क्वायर शेष दोनों बची हुई भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो हमको क्या प्रूव करना है, इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, ठीक है ना, दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और दोनों बराबर भुजाओं के वर्गों का योगफल त्रिभुज की तीसरे वाले भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही हमको प्राप्त करना है, मतलब प्रूव करना। तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये मान लिया जाए P और इस बिंदु को मान लीजिए Q और तीसरे वाले को मान लीजिए R। अब पहले हमको नहीं मालूम है कि यही आएगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। पहले हम भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें P Q R हमने मान लिया, दिया नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहले P जिसका निर्देशांक है -5, 6 और Q जिसका निर्देशांक है 3, 0 के बीच की क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। के बीच की दूरी निकालिए। तो P और Q के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे बच्चों, PQ लिखेंगे। समझ में आ गया। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप सबको मालूम है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, या इसी को x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर या y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आगे पीछे हो चलेगा, चाहे x2 - x1 हो या x1 - x2, कोई दिक्कत वाली बात। इसी तरह से चाहे y1 - y2 हो या y2 - y1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस भुज में से भुज को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर, प्लस कोटि में से कोटि को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। इन्हें आप चाहो मानना तो मान सकते हैं, ये x1 y1 और ये होगा x2 y2। समझ में आया। तो हम भुज में से भुज को घटाएंगे, हम ऐसे कहेंगे पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा। तो ये देखो पहला यानी x1 का मान -5, उसमें से घटाएंगे दूसरा यानी x2 का मान 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y1 यानी कि पहला कोटि 6, उसमें से घटाएंगे दूसरा कोटि यानी कि 0 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देख सकते हैं यहाँ कि -5 - 3 कितना होगा, -8 होगा, इसका होल स्क्वायर, और 6 में से 0 जाएगा, 6 ही बचेगा, उसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा और प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। 64 और 36 शायद 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बच्चों। सिर्फ इतना ही रहने दो, या 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। कितना होता है, 10 होता है। तो लो जी, ये PQ की लंबाई यानी कि दूरी आ गई कितना बच्चों, 10 मात्रक। कितना, 10 मात्रक। PQ निकाल लिया, अब QR निकाल लीजिए। अब Q जिसका निर्देशांक है क्वेश्चन में देखें वहाँ 3, 0 तथा R जिसका निर्देशांक है कितना 9, 8, इनके बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है ना। Q और R के बीच की दूरी QR बराबर डायरेक्ट मैं लिखूं क्या, पहला माइनस पहला यानी 3 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरा यानी 0 - 8 का होल स्क्वायर। इतना तो सबको आ गया है, बोलिए। 3 में से 9 जाएगा बच्चों, -6 का स्क्वायर और 0 - 8, -8 होगा उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो आ गया -6 का स्क्वायर कितना होगा
प्लस 36 और -8 का स्क्वायर प्लस 64। याद रखेंगे माइनस वाले ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग प्लस ही होता है जब उस पर घात सम हो, 2 4 6। तो 36 प्लस 64 ये पुनः आ जाएगा 64 और 36 प्लस 64 पुनः आ जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल होगा बच्चों 10। तो लीजिए क्यू आर की जो लंबाई है वो भी आ गया है कितना, 10 मात्रक। बोलो कितना आ गया, 10 मात्रक। अगला हम निकाल लेंगे बच्चों, ये हो गया पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अब पी आर निकालिए। तो हम लिखते हैं अब पी जिसका निर्देशांक है -5, 6 और आर जिसका निर्देशांक है 9, 8, ठीक है ना, के बीच की दूरी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैलकुलेट करेंगे। P और R के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, PR लिखेंगे। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर x1 है पहला माइनस दूसरा, यानी कि -5 में से घटाएंगे 9 को, पहले में से पहले को घटाएंगे उसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी 6 में से कितने को, 6 में से घटाएंगे 8 को, इसका होल स्क्वायर। चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान देंगे, मैं बार बार कहता हूँ आपसे। -5 - 9 कितना होगा बच्चों, -14 का होल स्क्वायर और 6 - 8 -2 होगा उसका होल स्क्वायर। अभी ये आ जाएगा माइनस का वर्ग प्लस 14 का वर्ग 196, बहुत अच्छे, और -2 का वर्ग प्लस 4, ठीक है ना। तो ये जाए कितना बच्चों, 200। 196 प्लस 4 हो जाएगा 200। आप चाहो तो इतना ही रहने दो, रहने दिया जाए, चलो। तो ये आ जाएगा PR कितना, करड़ी में 200, ठीक है ना। अब ये देखो तीनों भुजाओं की लंबाई हमने ज्ञात कर लिया और आपको स्पष्टतया नजर आ रहा है बच्चों, इनमें दो भुजा की लंबाई PQ और QR, PQ और QR दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है ना, तीसरे की लंबाई बराबर नहीं है। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां क्या, PQ की जो लंबाई है वो QR के बराबर है, ठीक है ना, PQ की लंबाई QR के बराबर है और दोनों कितने हैं बच्चों, 10 है, ठीक है ना, 10 है। तथा जो PR की लंबाई है वो करड़ी के अंदर कितना है, 200। बोलो बात समझ में आया। तो ये तीन बिंदुओं से एक ऐसी आकृति बनेगी जिनकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और तीसरे भुजा की लंबाई उसके बराबर नहीं होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि ये संरेख है कि नहीं है। बच्चों अगर तीन बिंदुओं को दे करके आपसे पूछा जाए ये संरेख है कि नहीं है, तो अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरे वाले के बराबर आ गया तो वह संरेख होगा। दो भुजाओं का योगफल तीसरे वाले के बराबर आ गया तो वो संरेख होगा, और संरेख जब होगा तो कोई भी त्रिभुज बनेगा नहीं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, क्या दो भुजाओं को जोड़ने पर 10 और 10 को जोड़ने पर करड़ी में 200 आएगा, नहीं आएगा। 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, करड़ी में 200 आएगा क्या, नहीं। यानी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। तो अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर नहीं है तो यह संरेख नहीं है। मैं आगे के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है मिले जिसमें आपको ये प्रूव करना हो कि सिद्ध कीजिए संरेख हो। तो अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरे के बराबर आ गया तो संरेख होगा, अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। और तीन संरेख बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनते हैं, तीन असंरेख बिंदु, मतलब जो संरेख नहीं होते उनसे त्रिभुज बनता है। तो ये संरेख नहीं है, अर्थात इनसे त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज कैसा बनेगा, दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। आता है, दो भुजाओं की लंबाई बराबर है ना, PQ और QR की लंबाई 10 है, तीसरी भुजा की लंबाई बराबर नहीं है, अतः लिख देते हम इन तीनों असंरेख, क्या बच्चों, असंरेख बिंदुओं से एक कैसा त्रिभुज बनेगा, एक समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, लो बहुत लंबा लिख दिया, ठीक।
ठीक है ना। अब समकोण सिद्ध करना है, समकोण के लिए, किसके लिए, ये क्या पोजीशन बन गया भाई, समकोण के लिए, समकोण के लिए क्या है, दोनों बराबर भुजाओं के वर्गों का योगफल, पी क्यू और पी आर, पी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू आर का वर्ग, यानी दोनों बराबर भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यानी पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा तभी तो वह समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर आना चाहिए किसके, पी आर के। अगर ये आ गया तो हम कहेंगे समकोण है, अदरवाइज समकोण नहीं होगा, वह त्रिभुज होगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पी क्यू की लंबाई, जैसा कि यहां हम लोगों ने अभी निकाला, कितना आया है 10, 10 का वर्ग प्लस क्यू आर की लंबाई वो भी 10, 10 का वर्ग बराबर पी आर की लंबाई करड़ी में 200, 200 का वर्ग, 10 का वर्ग होगा बच्चों 100, 10 का वर्ग यहाँ भी 100 और करड़ी में 200 का वर्ग कितना होगा, करड़ी हट जाएगा, सिर्फ कितना आएगा 200, 100 प्लस 100 200 बराबर 200, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब यह है कि इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, लागू होता है। अतः ये पाइथागोरस प्रमेय से है ना, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, यह त्रिभुज क्या है, समकोण भी है। क्या है, समकोण भी है। तो कुल मिला जुलाकर पहले ये सिद्ध हो गया है कि समद्विबाहु है और अब ये भी सिद्ध हो गया है समकोण भी है। अर्थात यह शीर्ष यानी कि ये जो दिए गए हैं तीनों शीर्ष, यह शीर्ष क्या है बच्चों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। बहुत लंबा खींच दिया हमने, लेकिन इतना बस आपको याद रखना है कि दो भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु होगा और दो भुजा के वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण भी होगा। और इस तरह से है जो त्रिभुज है या जो शीर्ष है वो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समझ में आ गया? चलो नोट करो। चलो तो इसी तरह से आप लोगों ने बताया क्वेश्चन नंबर 9 भी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं, 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। अब आपको सिद्ध करना उसमें कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब जांच करना है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, बोलो। yes, हाँ, तो कौन कौन से बिंदु हैं बताइए उसको। 5,-2 पहला शीर्ष है, दूसरा 6,4 7,-2। तो बच्चों ये 3, ठीक है ना, ये 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे या नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, इनको भी जैसे आपने माना था ABC चाहे PQR आप मान लीजिएगा। समझ में आया? मान लीजिएगा और AB की लंबाई AB निकाल लीजिएगा, BC निकाल लीजिएगा और CA, तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकाल लीजिएगा। अगर दो भुजाओं की लंबाई जो है त्रिभुज की तीसरी वाली भुजा के बराबर आ गया तब तो वो क्या हो जाएंगे, नहीं। अगर दो भुजाओं की लंबाई, किसी भी दो भुजा की लंबाई तीसरी वाली भुजा के बराबर आ गया तब तो वो संरेख हो जाएंगे। क्या होंगे, संरेख हो जाएंगे। और संरेख से त्रिभुज थोड़ी बनता है, त्रिभुज नहीं बनेगा। संरेख मतलब जो एक ही रेखा पर स्थित हो। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, तो बताइए इनको मिलाने से कोई त्रिभुज बनेगा क्या? संरेख मतलब जो एक ही सरल रेखा सीधी रेखा पर स्थित हो। तो अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरी वाली भुजा के बराबर आ गया तो हम कहेंगे वो संरेख हैं और उससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा।
समझ में आ गया। अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरे वाले के बराबर नहीं है तो वो असंरेख होगा और असंरेख से एक त्रिभुज बनेगा। लेकिन बच्चों यहां पर आपको क्या देखना है, बोलिए, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ गया? कर ले जाएंगे। चलिए तो ज्ञात करिएगा, निकालिएगा, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। समझ में आ गया ना? चलिए फटाफट मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो 10 की तरफ और उसके बाद आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि यदि बिंदु Q जिसका निर्देशांक है 0,1, यह जो बिंदु Q है दो बिंदुओं P और R से समान दूरी पर स्थित है, मतलब समदूरस्थ है। तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है। x बोले तो ये बिंदु R में जो भुज है x, ठीक है ना, ये हमको ज्ञात करना है। साथ ही साथ QR यानी बिंदुओं Q और R के बीच की दूरी और PR के बीच की दूरी भी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग समदूरस्थ वाले कर चुके हैं, नहीं किए हैं? ये जो दो बिंदु हैं, एक है बाबू बिंदु P, मान लीजिए यहां पर ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक है 5,-3 और दूसरा बिंदु R है जिसका निर्देशांक है x,6। बिंदु P और R से समान दूरी पर स्थित है ये कोई अन्य बिंदु जिसको कहा जा रहा है Q। तो हम इस बिंदु P और बिंदु R से समान दूरी पर एक कोई बिंदु ले लेते हैं यहां पर, जिसको हम कह देते हैं कि ये है Q। इस Q का निर्देशांक भी दिया गया है 0,1, ठीक है ना बाबू, 0,1। इसको बहुत ज्यादा हार्डली मत लीजिएगा, ये बस वैसे हमने मान लिया है कि बिंदु P और R यहाँ है, यहाँ पर है और इससे समान दूरी पर है ये Q। समदूरस्थ है अगर तो Q से R तक की जो दूरी होगी वह P से Q तक की दूरी के समान होगी। आई बात समझ में? तो समदूरस्थ का क्या मतलब है? समदूरस्थ की स्थिति में P से Q तक की दूरी यानी PQ बराबर होगा R से Q तक की दूरी RQ या QR। समझ में आया? अगर बिंदु Q इन दोनों से समान दूरी पर स्थित होगा तब P से Q तक की दूरी यानी PQ बराबर होगा RQ। इतनी बात समझ में आया? अब डायरेक्ट अब क्या करेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला चाहो तो लगा लीजिए कि यह PQ QR के बराबर होगा। PQ दूरी क्या होगा बाबू? दूरी PQ बराबर दूरी RQ, ठीक है ना, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर Q और R के बीच की दूरी का सूत्र वही होगा बच्चों, इसको x1 y1 और इसको आप मान लीजिए x2 y2। तो इधर दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये टेंशन मत लेना कि y2 - y1 है या x2 - x1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मान को रखते वक्त चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो, चलिए QR के लिए x2 कौन हो सकता है? देखो QR के लिए, PQ के लिए, PQ के लिए x2 कौन है? PQ के क्या कहते हैं? PQ के लिए PQ के लिए x2 है 5 माइनस x1 है कितना? 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है -3 माइनस y1 है कितना? 1, इसका होल स्क्वायर बराबर दाहिने तरफ RQ के लिए आप रखेंगे x2 की वैल्यू, RQ दूरी के लिए x2 होगा x माइनस x1 होगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 होगा 6 माइनस y1 होगा 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएंगे बाबू? 5 में से 0 जाएगा, 5 ही होगा और 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? ये -3 -1 -4 होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16 और इधर आएगा बाबू x -0, x में से 0 घटेगा x ही होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ प्लस 6 - 1 कितना होगा? 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25
बोलो बात समझ में आया? अब दोनों तरफ करड़ी है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो ताकि करड़ी क्या हो, हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो पूरी करड़ी समाप्त। यहां 25 और 16 कितना हो जाएगा, बोलो 41 हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 41 बराबर करड़ी इधर खत्म होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको इधर ले आइए और 41 प्लस 25 इधर आएगा माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 कितना होगा, 16। ठीक है ना, और वर्गमूल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना। x बराबर क्या होगा, 16 का वर्गमूल, चलो यहां लिख देते हैं 16 का वर्गमूल कितना होगा बाबू, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 होगा। अब चूंकि यहाँ पर x का प्लस मान भी मैटर करेगा और माइनस भी मैटर करेगा, क्योंकि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इसमें x का मान प्लस या माइनस में हो सकता है, कोई इसमें शक संदेह वाली बात नहीं है। तो कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि 16 का वर्गमूल प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 16 का वर्गमूल प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है, यानी x के दो वैल्यू प्राप्त हो सकते हैं, 4 और माइनस 4। समझ में आया ना। तो यहां पर ये r दिया गया है, r के 2 निर्देशांक होंगे बच्चों। r के कितने निर्देशांक होंगे, 2, एक होगा 4,6 तथा x का मान -4,6। ये 2 बिंदुएं हो सकती हैं r, जिनसे इनकी दूरी क्या है, समान है। समझ में आ गया, बोलो। अच्छा, तो x का 2 मान बिल्कुल दिया होगा। अब हमको क्यू आर की दूरी निकालने, क्यू आर का मतलब q से r की दूरी। ये आपका एक आंसर हो गया जिसमें x की वैल्यू पूछा गया है, क्यू आर की दूरी निकालनी है। तो पहली स्थिति q जिसका निर्देशांक होगा 0,1 तथा r, अब r बाबू इन दोनों में से कोई एक लीजिए। मान लिया जाए आपने ले लिया 4,6 के बीच की दूरी, यहां से मैं लिखता हूं क्यू आर के बीच की दूरी होगी क्यू आर। बिंदुओं क्यू और आर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, क्यू आर कहेंगे। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वही सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x2 माइनस या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब रखेंगे x2, अब इनमें से इस बिंदु को x1 y1 और इसको आप x2 y2 मान लीजिए। x2 की वैल्यू हो गई 4, उसमें से घटाएंगे x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू हो गई 6 माइनस y1 की वैल्यू 1 है, इसका होल स्क्वायर। तो ये फाइनली मिल जाएगा बच्चों आपको कितना, 4 माइनस 0 4 ही होगा और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना। और यहाँ 6 माइनस 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25। तो आ जाएगा 25 और 16 41, यानी क्यू आर की लंबाई जो है आ रहा है कितना, रूट में 41, करड़ी में 41, करड़ी में 41। अच्छा, अगर ये -4 लेते ना आप, क्या लेते, कहाँ गया ये -4 अगर इसकी जगह पर लेते ना तो भी यहां पर क्या आता, -4 -0 -4 ही आता, -4 का स्क्वायर 16, दूरी वही आएगा। कुछ बात समझ रहे हैं? yes, अच्छा जी। अब दूसरा वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, वो पी आर की लंबाई निकालनी है। अब P जिसका निर्देशांक क्या है, यहां से देखो, सॉरी कहां गया ये P, ये है P 5,-3 और R, पी आर निकालना है ना, R का निर्देशांक कितना, एक लीजिए 4,6 के बीच की दूरी। तो P और R के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे, पी आर बराबर सूत्र वही लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बराबर यहाँ पर इनको आप क्या करेंगे, एक बिंदु को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 ले लीजिए। तो x1 की वैल्यू 5 माइनस x2 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -3 माइनस y2 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट लिखें 5 माइनस 4 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये -3 माइनस 6 -9 होगा, -9 का स्क्वायर प्लस 81 और प्लस 81 और 1 82, यानी पी आर की लेंथ बिंदु P और R के बीच की दूरी कितना आ जाएगी, करड़ी में 42। कितना आ जाएगी बच्चों, सॉरी करड़ी में 82। फटाफट नोट करो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। x की वैल्यू निकालनी थी और P Q R तथा P R के बीच की दूरी निकालनी थी।